इंटरेस्टिंगली इस हमले के एक ही दिन पहले इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ईरान विजिट पे थे। तो ये पहली बार नहीं था कि कोई दूसरा देश पाकिस्तान में घुस के अटैक कर रहा है। उड़ी अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करता है कि एक टाइम पे तो पाकिस्तान और ईरान बेस्ट फ्रेंड थे। आप जान के हैरान होंगे 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान ईरान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट दी थी। इसी जैशल आदिल ने ही रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को ईरान के चाबार एरिया से किडनैप करके इल्लीगली पाकिस्तानी आर्मी को सौंपी थी। And Iran has now launched strikes inside Pakistan. 2 children have died in the attack, while 3 others struck Pakistan. It bombed targets on 2 sides of Pakistan. Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. This morning, Pakistan is retaliating. 9 were killed after Pakistan launched airstrikes against alleged militants in Iran. Pakistan said on Thursday that it had carried out strikes inside Iran. Pakistan claims it took out a number of Military action came. Iran and Pakistan's deadly tit-for-tat strikes over the past days. तो दोस्तों 16 जनवरी 2024 अचानक से ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमला कर देता है पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. और बाद में पाकिस्तान ने भी इस हमले का जवाब दिया। हैरानी की बात, जब ईरान पाकिस्तान पर आसमान से हमला कर रहा था, उसी दौरान इन दो देशों के नौसेना पर्शियन गल्फ में एक साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे थे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डावोस में पाकिस्तानी पीएम के साथ मीटिंग कर रहे थे। और हाँ, इंटरेस्टिंगली इस हमले के एक ही दिन पहले इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ईरान विजिट पे थे। तो आखिर ऐसा क्या ही हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला ही कर दिया। ईरान की तरफ से इस हमले को पाकिस्तान पे नहीं बल्कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान में जैशल आदिल नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप की बेसिस पर कहा गया। Iranian officials said that the attack in Pakistan had been aimed at terrorists who were threatening Iran, specifically a group called the Jaish al-Adl, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले 15 दिसंबर को साउथ ईस्ट ईरान में स्थित रक्श नाम का एक शहर में हुआ डेडली अटैक का जिम्मेदारी ली थी। और इसी ग्रुप ने लास्ट ईयर जुलाई में बॉर्डर पे और भी 4 पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। तो अब सवाल आता है, आखिर कौन है ये जैशल आदिल के लोग? तो जैशल आदिल है एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप और इनके अकॉर्डिंग इनका लड़ाई है ईरान में सुन्नी मुस्लिम्स की इक्वल राइट्स के लिए। पहले इसी ग्रुप का नाम था जुंदल्ला यानी सोल्जर्स ऑफ गॉड। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अब्दुल मालिक रिगी को 2010 में ईरानियन गवर्नमेंट पकड़ के मौत की सजा सुनाती है। फिर 2012 में इसी ग्रुप का नाम हो जाता है जैशल आदिल यानी आर्मी ऑफ जस्टिस। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में इनके द्वारा किए गए कई हमले दर्ज है और इसी जैशल आदिल ने ही रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को ईरान के चाबार एरिया से किडनैप करके इल्लीगली पाकिस्तानी आर्मी को सौंपी थी। फिर तो बाद में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उनके एजेंसीज ने कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान से पकड़ा है। तो देखिए, पाकिस्तान की रिटेलिएशन को डिस्कस करने से पहले पाकिस्तान की सिचुएशन को समझते हैं। तो ये पहली बार नहीं था कि कोई दूसरा देश पाकिस्तान में घुस के अटैक कर रहा है। 2011 अमेरिकन नेवी सील कमांडोज अरेबियन सी के थ्रू पाकिस्तान में एंटर करके एबोटाबाद में 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मारते हैं। 2016 उड़ी अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करता है। नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। फिर से 2019 में पुलवामा हमले की बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान की बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। फिर तो आए दिन अफगानी तालिबान पाकिस्तान में एंटर करके पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस पर्सनल के ऊपर हमला करता है। और अब ये ईरान का अटैक। फॉर्मर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का एक न्यूज़पेपर को दिया हुआ इंटरव्यू ऐसा ही कुछ एक्टिविटी को इशारा भी करता है। There's an increasing trend in our region that in order to appease domestic pressure, international incidences like this take place. इससे पहले फॉर्मर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, जो अभी जेल में हैं, उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तानी मिलिट्री को पलटवार करने के मामले में कमजोर कहा। तो ईरान के हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया और जनता में पाकिस्तानी आर्मी चीफ और ISI चीफ के ऊपर गुस्सा और उनका इस्तीफा देने का मांग उठा। यहाँ पे और एक बात गौर करने की है, पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और इस सुन्नी डोमिनेटेड आर्मी का आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक शिया मुस्लिम है। दूसरी तरफ ईरान है एक शिया मेजॉरिटी कंट्री। तो शायद इस सिचुएशन में आसिम मुनीर ईरान गवर्नमेंट के साथ डायलॉग के माध्यम से मैटर को कुछ सेटल कर सकते थे। लेकिन इसी बीच इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने रिएक्शन में ईरान का इस अटैक को टेररिज्म के खिलाफ सेल्फ डिफेंस एक्शन कहते हैं।
फिर अगले ही दिन यानी 18 जनवरी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फ्रंट्स के कुछ टारगेट्स पे हमला चलाता है और एज पर रिपोर्ट इससे 9 लोगों की जान जाती है। पाकिस्तान ने इस जवाबी हमले का नाम दिया मार्कबार शर्माचार। तो क्या हमेशा से ही ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे की दुश्मन थे? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि एक टाइम पे तो पाकिस्तान और ईरान बेस्ट फ्रेंड थे। ईरान ही दुनिया का वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान बनने के दिन ही पाकिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। आप जान के हैरान होंगे 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान ईरान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट दी थी। In fact, Iran was the first country to recognize Pakistan. The 1965 one and then again in 1971. तो आखिर ऐसा क्या ही हुआ जो ये दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई? असल में इनके दोस्ती और दुश्मनी दोनों के पीछे ही है एक तीसरा सुपर पावर की सपोर्ट। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान ईरान और पाकिस्तान ये दोनों देश ही यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। एक ही सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में होने के कारण उस वक्त ईरान और पाकिस्तान भी दोस्त था। इसीलिए ईरान ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था। फिर मिडिल ईस्ट में ईरान में ही पहली बार तेल का खोज होता है और उस तेल को वेस्टर्न कंट्रीज ईरान से लेके दुनिया भर में बेचने लगे, जो उन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था, क्योंकि 1978 के दौरान ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है और आयतुल्लाह नाम की एक शख्स की लीडरशिप में 1979 के दौरान स्थापना होती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की। आयतुल्लाह पावर में आते ही डिसाइड करते हैं अब से ईरान अपना तेल खुद ही दुनिया को बेचेगा, क्योंकि जमीन ईरान का, तेल ईरान का और उस तेल को वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही चीप प्राइस में ईरान से लेकर ग्लोबली सेल करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कर रहे थे। तो एज यूजुअल अमेरिका और यूरोप को ये बात हजम नहीं हुई और धीरे धीरे ये लोग ही ईरान के एनिमीज बन गए और यही से एंटी अमेरिका ईरान और प्रो अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में भी दरार आने लगा। फिर 1980s में सोवियत अफगान प्रॉक्सी वॉर के दौरान ईरान यूएसएसआर साइड और पाकिस्तान अमेरिका की तरफ होने के कारण ईरान पाकिस्तान रिलेशन और भी खराब हुए। तो कुछ ऐसे ही दो फ्रेंडली पड़ोसी मुल्क एक दूसरे से कोई रियल प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी तीसरे सुपर पावर्स के कारण एनिमीज बन गए। इसके बाद भी इन दो देशों के रिश्ते कभी सुधरे तो कभी बिगड़े, लेकिन आज के दिन इन दो देशों के बीच जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है उसका ताल्लुक कहीं न कहीं एक कॉमन मुद्दे से है, जो है बलोच विद्रोह। तो ये बलूचिस्तान रीजन मेनली पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में फैला हुआ है। दशकों से बलूच पीपल इन दो देशों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं एक सेपरेट कंट्री बलूचिस्तान के लिए, लेकिन क्यों? Pakistan has been given the second last place on the UN's gender gap report for the last 2 years. क्योंकि बलूचिस्तान रीजन गैस, ऑयल, मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। जियोग्राफिकली इस रीजन में है स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन और 2 डीप सी पोर्ट, पाकिस्तान साइड ग्वादर पोर्ट और ईरान साइड चाबहार पोर्ट। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों के ही बलूच कम्युनिटी की हालत बदतर है। ये लोग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। दोनों ही देशों में बलूच कम्युनिटी में पॉवर्टी रेट 80% से भी ज्यादा है, जो दोनों देशों के ही नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा। जहां पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान में बलूच पीपल एथनिक माइनॉरिटी, वहीं पे शिया डोमिनेटेड ईरान में सुन्नी बलूच कम्युनिटी एक रिलीजियस माइनॉरिटी है। और इसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, बलूच पीपल के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, बलूचिस्तान में ना के बराबर डेवलपमेंट्स और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ विद्रोह करते हुए सामने आए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और जैश-अल आदिल जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स। पाकिस्तान और ईरान के 900 किलोमीटर बॉर्डर के दोनों साइड ही इन मिलिटेंट ग्रुप्स का एक्टिविटी ज्यादा रहता है। ईरानियन मिलिटेंट ग्रुप ईरान में हमला करने के बाद पाकिस्तान में शेल्टर लेते हैं या फिर पाकिस्तान में बेस करके ही ईरान को टारगेट करते हैं, और पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स जस्ट इसका ऑपोजिट। और समय समय पे इन दो देशों के मिलिटेंट ग्रुप शेल्टर और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कोलैबोरेट भी करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ इन दो देशों के गवर्नमेंट वीक बॉर्डर कंट्रोल और इन ग्रुप्सों को रोकने के लिए सफिशिएंट एक्शन न लेने के कारण एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और इन मिलिटेंट्स को फंड करने का इल्जाम भी डालते हैं। ऐसे भी ये दो ही गवर्नमेंट टेररिज्म और प्रॉक्सी फोर्सेस को शेल्टर और रिसोर्स देने के मामले में बदनाम है ही।
आज के दिन ईरान मानो जैसे जंग में उलझना चाहता है। पहले से ही ईरान इजराइल हमास वॉर में इंटरफेयर कर रहा है। एक तरफ पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास को गाजा में लड़ने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से ईरान बैक प्रॉक्सी फोर्स हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी फोर्सेस सीरिया और इराक में अमेरिकी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। फिर ईरान बैक हौती रेबल्स यमन में यूएस और यूके के शिप्स को अटैक कर रहा है और अब ये पाकिस्तान पे अटैक। मानो ईरान दुनिया को मैसेज देना चाहता है, ईरान वार करने से भी डरता नहीं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा पाकिस्तान पलटवार करके दुनिया को स्टेटमेंट देना चाहा कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान के संप्रभुता पे वार करता है तो उसे जवाब भी मिलेगा। देखिए, आज पूरी दुनिया नहीं चाहती कि ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े, क्योंकि पहले से ही रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया भर में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन में डिसरप्शन देखा गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को रिसेशन की तरफ धकेल दिया और ग्लोबल ट्रेड भी डिसरप्ट हुए, अनगिनत जाने गई और रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ। उसके बाद शुरू हुआ रेड सी कॉन्फ्लिक्ट भी बद से बदतर होने लगा। अगर इस समय ईरान और पाकिस्तान भी फुल फ्लेज वॉर में चले जाते हैं तो युद्ध पूरा मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। ऊपर से दोनों देशों में अनस्टेबल गवर्नमेंट, प्रॉक्सी फोर्सेस का प्रेजेंस और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होने के कारण ये वॉर पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है। और इस लड़ाई से इन दो देशों का कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी नहीं है, बल्कि ये एक ईगो का लड़ाई ज्यादा लगती है। तो फिलहाल तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से दोनों ही देशों ने वॉर को डीएक्सेलेरेट कर दिया है, लेकिन आज भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स के रूट कॉजेस वर्तमान है, जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट, मिलिटेंट एक्टिविटीज, वीक बॉर्डर कंट्रोल, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, अंडर डेवलप्ड बलूचिस्तान, बलोच पीपल्स की प्रोटेस्ट, सेपरेट कंट्री बलूचिस्तान की मांग और एंटी एंड प्रो अमेरिकन अलाइनमेंट। तो आज के दिन दुनिया में हालत काफी तेज बदल रही है। दुनिया फिर से पावर और इन्फ्लुएंस के मामले में कुछ हद तक पोलराइज होती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भी हमारा देश भारत एक न्यूट्रल कंट्री की भूमिका निभा रहा है। आज हमारी रशिया से भी अच्छे संबंध है और अमेरिका से भी, वही इजराइल से भी हमारी अच्छी दोस्ती है और ईरान से भी, और इसका श्रेय जाता है इंडिया की रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी को। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो नीचे का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है और आपका साथ ही हमें और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है।